हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने आया हूँ 5 नए शब्द लेके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए पांचों शब्दों को देख लेते हैं। पहला शब्द है इल्लीगल। इल्लीगल का अर्थ होता है गैर कानूनी। ए कॉन्ट्रेरी टू और फॉरबिडन बाय लॉ, अनलॉफुल। सेंटेंस के रूप में इसका इस्तेमाल जो है इस तरीके से है, इट इज़ इलीगल टू सेल टोबैको टू समवन अंडर 16। दूसरा शब्द है इमेंस। इमेंस का अर्थ होता है बहुत बड़ा या विशाल या अत्यधिक। एक्सट्रीमली लार्ज, ह्यूज, इनॉर्मस। अब सेंटेंस के रूप में इसका मैंने दो एग्जांपल दिया है। पहला है जो बहुत बड़े के सेंस में जब यूज़ होगा, द सन इज़ एन इमेंस ग्लोब। और जब अत्यधिक के रूप में यूज़ होगा तो द इमेंस प्रेशर कॉजेज द रॉक टू फ्रैक्चर। तीसरा शब्द है इंसिडेंट। इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना, इवेंट। द मूवी इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट। चौथा शब्द है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का अर्थ होता है अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। इग्नोरेंस इज़ मदर ऑफ सस्पिशंस। आखिरी शब्द है इमीडिएट। इमीडिएट का अर्थ होता है तत्काल, अकरिंग और डन एट वंस या इंस्टेंट। वी डिमांड एन इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ आवर राइट टू वोट। अब जाते जाते जैसे मैं जीके के कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ, तो आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो है भारत में मराठा साम्राज्य का उदय। तो मैंने पिक्चर जैसे अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि पिक्चर तो मैंने रेफरेंस के लिए लिया है। जो मैं फैक्ट आपको बोलूँगा उस पे आप ध्यान दीजिएगा। वो सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और सारे के सारे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही मैंने उठाए हैं, तो आप सिर्फ उस पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो मराठा साम्राज्य था उसके जो संस्थापक थे वो शिवाजी महाराज थे। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ये शाहजी भोंसले थे, उनकी जो प्रथम पत्नी थी जीजाबाई, उनके पुत्र थे ये। और शाहजी ने तुकाबाई मोहिते नामक एक दूसरी स्त्री से भी विवाह किया था। इसके कारण जीजाबाई उनसे अलग रहती थी। और शाहजी जो इनके पिताजी थे शिवाजी महाराज के, वह बीजापुर के एक सामंत थे। तो शिवाजी का जो लालन पालन, उनका जो पोषण था वो किया था उनके दादाजी कोंडदेव। और जो जीजाबाई के जो गुरु थे स्वामी समर्थ रामदास जी, तो उनके संरक्षण में हुआ था। और इन दोनों ने ही उनको मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया था। ठीक है। सेना और शासन से संबंधित जो शिक्षा थी उन्होंने अपने दादाजी कोंडदेव से प्राप्त की थी। तो 12 वर्ष की अल्पायु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की। और उन्होंने 1646 में उन्होंने कुछ मावली लोगों का दल बनाकर पूना के निकट एक तोरण का दुर्ग था उस पर अधिकार कर लिया। 1646 में ही उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़ और चाकन के दो जो किले थे वो भी छीन लिए। जब शिवाजी का बहुत ही नाम फैलने लगा तो शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से क्रोधित होकर या रुष्ट होकर बीजापुर का जो सुल्तान था उसने 1659 में अफजल खान नाम के सेनापति को उसका दमन करने के लिए भेजा। तो संधि वार्ता जब चल रही थी दोनों के बीच में, शिवाजी और अफजल खान के बीच में, तो उसने शिवाजी पे तलवार से हमला किया अफजल खान ने। तो शिवाजी ने बगनखे से उसका पेट फाड़ डाला। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। उसके फिर क्या हुआ कि औरंगज़ेब उस समय में दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि शिवाजी का दमन करने के लिए 1663 में शाइस्ता खां को, जो मुग़ल वायसराय थे, उनको भेजा। तो शाइस्ता खान ने क्या किया कि उन्होंने पूना पे अधिकार कर लिया। लेकिन शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने रात के टाइम में उनके शिविर पे हमला करके शाइस्ता खां के पूरे मतलब जो सेना थी उस पर हमला बोल डाला। और शाइस्ता खां को अपना पुत्र भी गंवाना पड़ा और अपने हाथ की 3 उंगलियां भी गंवानी पड़ी। इसके बाद 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा। सूरत जो था वो मुग़ल कब्ज़े में था पहले, तो उसको मतलब शिवाजी ने 1664 में पहली बार लूटा। शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा। आगे मैं बताऊंगा आपको कि दूसरी बार कब लूटा था। सूरत की लूट के बाद जब औरंगज़ेब एकदम रुष्ट हो गया
तो उसने आमेर के राजा जयसिंह और दिलेर खान को शिवाजी पर नियंत्रण पाने के लिए भेजा। तो अब जो राजा मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे बहुत ही कुशल इसके सेनापति थे। तो उसने क्या किया, उन्होंने मुगल सेना ने उनके नेतृत्व में कई सारे किलों पर अधिकार कर लिया। तो शिवाजी को विवश होकर 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी। अब संधि की जो शर्तें थी वो क्या थी? संधि की शर्तें थी क्या कि शिवाजी के अधिकार में उस समय 35 दुर्ग थे, तो उसमें से 23 दुर्ग उनको मुगलों को देने थे और बाकी जो 12 दुर्ग बचे वो उनके पास उनको रखने थे। और इसके अलावा दूसरा ये था कि शिवाजी को अपने बड़े पुत्र जो है संभाजी, उनको मुग़ल दरबार में 5000 मनसब 5000 मनसब के रूप में उनको मनसबदार बनाना था। और उसके बाद शिवाजी को खुद पर्सनली उनको मतलब इनके आगरा के दरबार में उपस्थित होना था औरंगजेब के सामने। तो जयसिंह ने शिवाजी को ऐसा कहा कि आपको दक्षिण का सूबेदार बना दिया जाएगा। तो ये सब सुन के शिवाजी संधि के लिए तैयार हो गए। जब ये शाही दरबार में उपस्थित हुए 1666 में, तो उनके साथ जो है थर्ड क्लास मनसबदारों की तरह भी हुए, मतलब बिहेव किया गया औरंगजेब के द्वारा और उनको नज़रबंद भी कर लिया गया। लेकिन वे क्या हुए, वो चुपके से वो 1666 में ही अपने पुत्र के साथ वहाँ छिप के भाग गए और अपने जगह पहुँच गए, जहाँ मतलब अपने साम्राज्य में वापस पहुँच गए। और इसके बाद तब औरंगजेब ने विवश होकर उनको राजा की उपाधि दी शिवाजी को 1667 में, और साथ में बरार की जागीर भी दी। तो उसके बाद 2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी। 1670 में इन्होंने क्या किया कि फिर से जो मुग़ल की अधीनता में जितने भी किले इनके गए थे उन पे सारे किलों पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है। और इन्होंने मुग़ल पदाधिकारियों को सुरक्षा का वचन देकर उनसे चौथ भी वसूला। चौथ एक प्रकार का कर था जिसको ये शिवाजी वसूलते थे। और इन्होंने 1670 में सूरत को दोबारा लूटा। पहली बार लूटा था 1664 में, आपको याद होगा अगर मैंने पीछे बोला था, और दूसरी बार लूटा 1670 में। दोनों ही फैक्ट इम्पोर्टेंट है। 1674 में रायगढ़ में शिवाजी ने खुद को स्वतंत्र शासक के रूप में राज्याभिषेक खुद का करवाया और इस अवसर पे उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की। शिवाजी के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य जो था वो बेलगाम से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक जो है समस्त पश्चिमी कर्नाटक तक वो विस्तृत था। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। 1627 में इनका जन्म हुआ था, 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब क्या है कि इनकी मृत्यु के बाद संभाजी जो इनके बड़े पुत्र थे उन्होंने 1680 से 1689 तक शासन किया। ये इनमें क्या था, पिता की तरह कर्मठता और संकल्प का जो अभाव था। और ये इन्होंने क्या है, ब्राह्मण मंत्री नियुक्त किया था जिसका नाम कवि कलश था, जो कि इनका शासन देखता था। तो 1681 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था अकबर, उसको शरण दी थी, और जिसके कारण औरंगजेब का कहर इन पे टूटा। और उनका जो सेनापति था मुकर्रब खान, उसने हमला कर दिया और हमला करके 1689 में ये पराजित तो हुए, साथ में इनकी हत्या भी हो गई। इसके साथ कवि कलश जो उन्होंने मंत्री रखा था, ब्राह्मण मंत्री, उनकी भी हत्या कर दी गई। ये युद्ध जो है वो संगमेश्वर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद संभाजी और येशुबाई के पुत्र शाहू को औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निशा ने अपने पुत्र की भांति पाला था। इसलिए शाहू को औरंगजेब के श्रेष्ठ नातियों में से एक माना जाता है। और मराठों ने राजा राम के नेतृत्व में तो अपना संग्राम जारी रखा था, जो स्वतंत्रता संग्राम था। रायगढ़ पर मुग़ल आधिपत्य स्थापित हो जाने के बाद जो है शिवाजी का जो दूसरा पुत्र था राजा राम, वो कर्नाटक चला गया। ठीक है। 1689 से 1700 तक शाहू के प्रतिनिधि के रूप में राजा राम ने शासन किया। उसने सिंहासन पे वो बैठा नहीं। जो 1689 से 1707 का जो पीरियड है उसको मराठा साम्राज्य स्वतंत्रता संग्राम का काल माना जाता है।
राजा राम जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी 1700 ईस्वी में। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा जो है ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठाया और संघर्ष को जारी रखा। औरंगजेब का जो पुत्र था आजम शाह, उसने 1707 में जुल्फ़िकार खान के परामर्श से शाहू, जो कि लगभग 17 साल तक औरंगजेब की कैद में था, उसको आज़ाद करके उसको महाराष्ट्र वापस जाने दिया। तो शाहू को मुग़लों ने मराठा राजा भी मान लिया था। तो तब क्या हुआ कि ताराबाई ने धनाजी यादव करके जो एक उनके सरदार थे, उनके नेतृत्व में एक सेना को शाहू को महाराष्ट्र से निकालने के लिए भेजा। तो शाहू ने कूटनीति से जो धनाजी थे उनको अपने पक्ष में कर लिया और फिर खेद नामक स्थान पे एक युद्ध हुआ जिसमें ताराबाई पराजित हुई। तो 17 में फिर शाहू का राज्याभिषेक जो हुआ 1708 में हुआ। शाहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ, जो और मराठे जो थे वो दक्षिण भारत ही नहीं, मतलब उत्तर भारत में भी प्रवेश कर गए और भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। 1731 में वारना की संधि हुई, जिसमें संभाजी द्वितीय जो है राजा राम के द्वितीय पत्नी के पुत्र थे, उसको कोल्हापुर की गद्दी का उत्तराधिकारी मान लिया गया। कोल्हापुर दक्षिण मराठा संघ कहलाता था। शाहू की मृत्यु जो हुई वो 1749 में हुई। अब थोड़ा सा मराठा शासन प्रणाली के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जो मराठा शासन प्रणाली थी वह महमूद गवाह और मलिक अंबर द्वारा जो है, जो अहमदनगर में जो लागू की गई जो पद्धति थी, उस पद्धति के अनुकूल बनाई गई थी। और जो मराठा राज्य को स्वराज या मुल्क ए कदीम कहा जाता था। अप्रत्यक्ष मराठा प्रभाव वाले क्षेत्रों से चौथ नमक कर वसूला जाता था। शिवाजी के काल में स्वराज्य को 4 भागों में, 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को महल या सूबा भी कहा जाता था और जो मामलत या सूबेदार के अधीन रहता था। महल जो था वो परगनों में बटा था, परगना जो था वो तरफों में बटा था और तरफ जो था वो मौजों में बटा था। तो ये 4, पहले जो सबसे बड़ा जो था वो था प्रांत जो बटा हुआ था वो प्रांत को महल या सूबा कहा जाता था। तो प्रांत या महल जो था वो परगनों में बटा था, परगना जो था वो तरफ में बटा था और तरफ जो था वो मौजा में बटा था। जो मंत्री परिषद थी वो उसको अष्ट प्रधान कहा जाता था, जिसमें 8 पदाधिकारी होते थे। और वो 8 कौन थे? पहला था पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री भी कहते थे, जो कि राज्य के हितों का ध्यान रखता था। दूसरा था मजमूदार या अमात्य बोला जाता था, जो वित्त विभाग का प्रधान था। तीसरा था सरे नौबत, ये सैनिक कार्य देखता था। चौथा था दबीर या सुमंत, तो ये विदेशी मामलों का प्रधान था। 5वां था सरनवीस या सचिव, ये राजकीय पत्र व्यवहार का अधीक्षक था। 6ठा था सेनापति, जो सेना का प्रधान था। 7वां था पंडित राव या दानाध्यक्ष, ये राजा का पुरोहित था, जो दान आदि की व्यवस्था करता था। और 8वां था न्यायाधीश या शास्त्री, जो हिंदू न्याय की व्यवस्था करता था। ठीक है। शिवाजी की जो राजस्व प्रणाली जो थी वो अहमदनगर के मंत्री मलिक अंबर द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों पर से प्रभावित थी। भूमि का जो भूमि की नाप थी वो काठी और मुट्ठी में किया जाता था। 20 वर्ग काठी का 1 बीघा होता था और 120 बीघा का 1 छावर होता था। तो और जो भू राजस्व था, मतलब जो कर लिया जाता था मराठा साम्राज्य द्वारा, वो पहले 30% था, 30% था, बाद में उसको 40% कर दिया गया। और करों की जो वसूली थी वो नगद होती थी। ठीक है। और भूमि पर मराठा शासकों का अधिकार माना जाता था। अभी भूमि कर के अलावा जो राजकीय आय थी उसका सबसे बड़ा स्रोत था युद्ध में लूटा हुआ धन एवं चौथ या सरदेशमुखी। तो चौथ जो था वो किसी भी क्षेत्र से प्राप्त कुल आय का 1/4 होता था, जिसे नाम से ही है चौथ, मतलब 1/4 था आय का। और चौथ उस क्षेत्र से वसूला जाता था जहाँ पे मराठा आक्रमण की सबसे ज़्यादा या पूर्ण संभावना होती थी। ठीक है। और जो सरदेशमुखी जो कर है दूसरा, वो मराठा राजा को उसके देश स्वामी या देशमुख होने के नाते दिया जाता था। और ये एक पुराना कर था। कुतुबशाही राज्यों में देशमुख कर वसूलने
वाले अधिकारी होते थे। सरदेशमुखी की वसूली मराठा शासक या तो स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से करते थे। ठीक है, यह कर उन क्षेत्रों पर लगाया जाता था जहाँ जो मराठा राज्य के बाहर थे और विजय द्वारा मराठा राज्य में सम्मिलित कर लिए गए थे। और सरदेशमुखी कर जो था वो 10% था, भूमि कर का 10% ये लिया जाता था। शिवाजी ने युद्ध के समय सैनिकों की भर्ती करने की प्रथा को का त्याग कर दिया और एक स्थायी सेना रखी उन्होंने। तो उन्होंने उनकी जो सेना थी उसमें 40,000 घुड़सवार सैनिक थे, 10,000 पैदल सैनिक थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, एक लड़ाकू दस्ता भी बनाया था मावली लोगों के को अपने ग्रुप में सम्मिलित करके। तो उस समय घुड़सवार जो सेना थी उसके दो भाग थे, एक था बारगी, एक था सिलाधार। तो बारगी जो था उसमें जो है राज्य जो था वो सैनिक और साज सामान सब राज्य देता था, और जो सिलादार थे उसमें सिलादारों को जो है अपने सैनिक साज सामान का जो प्रबंध है वो खुद करना पड़ता था, लेकिन इसके लिए राज्य उनको वेतन के बदले में एक निश्चित एक धनराशि दे देती थी। सेना की जो सबसे छोटी इकाई 25 सैनिकों की होती थी, जिसका नेता हवलदार होता था। निजी सैनिकों का एक नेता नायक होता था। और शिवाजी ने अपने सेना में सभी सांप्रदायिक लोगों को स्थान दिया था। अब जो है ये पेशवाओं का काल जो है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। पेशवा मतलब मराठा शासक के बाद ये पेशवा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए हो गया क्योंकि पेशवाओं को क्या था कि जो जितने भी तरीके के कर वसूली का जो पावर था ना वो पेशवाओं के पास था। तो इसलिए जो है जो कर वसूली के वजह से इनके पास अर्थव्यवस्था का पूरा नियंत्रण आ गया था, इसलिए इनको बहुत ही ये पावरफुल हो गए। अब पेशवाओं के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा नियुक्त किया, और बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। ये 1720 तक पेशवा रहे। तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा नौसेना के अध्यक्ष कान्होजी अंगोरिया को ताराबाई के गुट से तोड़कर साहू के नेतृत्व वाले उत्तरी मराठा संघ में सम्मिलित कर लिया था। पेशवा की अगुवाई में मुगल प्रतिनिधि हुसैन खान के साथ 1715 में एक संधि हुई, जिसके अनुसार मराठों को दक्षिण स्थित कुछ मुगल प्रांतों से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। इन प्रांतों की संख्या 6 थी। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ का जो पुत्र था वो बालाजी बाजीराव के नाम से बहुत फेमस है, जिस पे वो फिल्म भी बनी है, बाजीराव मस्तानी। तो वो उस 20 वर्ष की अवस्था में की आयु में वो पेशवा नियुक्त हुआ था, और ये जो है सर्वश्रेष्ठ मराठा सेनापति ये प्रूव हुआ। इसने 20 वर्ष शासन किया, 1720 से 1740 तक। और मराठा साम्राज्यवाद बाजीराव प्रथम के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। 1723 में संपूर्ण मालवा क्षेत्र एवं गुजरात पर मराठा आधिपत्य हो गया। मराठों के आक्रमण दिल्ली तक होने लगे। मुगल साम्राज्य शासन के लिए जो बाजीराव प्रथम ने ऐसा कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पे आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। और ये जो है जो बाजीराव प्रथम थे, ये मस्तानी नाम की एक मुस्लिम स्त्री से प्रेम संबंध के कारण भी बहुत चर्चित रहे। 1740 में इनकी मृत्यु जो है वो नर्मदा नदी के तट पर हो गई। बाजीराव की मृत्यु के बाद शाहू ने उसके 18 वर्षीय पुत्र बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब भी कहा जाता है, को पेशवा नियुक्त किया था। 1752 तक मराठा जो है अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। मुगल बादशाह उनके हाथ की कठपुतली बन गए। वे संपूर्ण भारत से चौथ एवं सरदेशमुख को ही वसूलने लगे। बालाजी बाजीराव जो है वो 1740 से 1761 तक पेशवा रहे। 1749 में अपनी मृत्यु के समय शाहू ने एक वसीयत बनाई थी, जिसके द्वारा मराठा प्रशासन के संपूर्ण शक्ति पेशवा को दे दी गई थी। इसके बदले में यह मांग की गई थी कि वे कोल्हापुर की स्वतंत्रता तथा ताराबाई की नीतियों की सुरक्षा करते रहेंगे। नाना साहब ने मराठा सैन्य क्षमता में वृद्धि के लिए हजारों की संख्या में राजपूत, बुंदेला और अफगान सिपाहियों की भर्ती की थी। नादिर शाह के आक्रमण के बाद मुगल वजीर जो है सफदरजंग
ने अनेक विदेशी आक्रमणों को रोकने के लिए 1750 में मराठों से एक सहायता मांगी और 1754 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को रोकने के लिए मराठों के साथ एक मराठों ने मुगलों का समर्थन किया। इसके बदले में पेशवा को आगरा और अजमेर की सूबेदारी और 50 लाख रुपए देना तय हुआ। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना का सामना जो है 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में हुआ, जिसको पानीपत के थर्ड बैटल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मराठों की सेना जो है वो बुरी तरह पराजित हुई। बहुत सारे सेनापति जो थे मराठे सेनापति ये सारे मारे गए। विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ नाम के काफ़ी फेमस जो नेता थे मराठा सरदार थे वो सारे मारे गए और जो पेशवा बालाजी बाजीराव जो मदद के लिए आ रहे थे वो भी ये दुखद समाचार सुन के 1761 में ये भी मर गए। मराठों की हार ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना को तोड़ दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता सुदृढ़ करने का मौका दे दिया। कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत में कौन राज्य करेगा, बल्कि ये तय किया कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा। महदजी सिंधिया और अंग्रेज प्रतिनिधि डेविड एंडरसन के बीच में 1782 में सालबाई की संधि हुई और जिसके अनुसार मराठा संघ के विभिन्न सरदार पेशवा की आज्ञा के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। अन्य प्रमुख मराठा सरदारों ने अर्ध स्वतंत्र राज्य के कायम कर लिए, जिसमें प्रमुख कौन कौन से थे? बड़ौदा का गायकवाड़ थे, इंदौर के होलकर थे, नागपुर के भोंसले थे, ग्वालियर के सिंधिया थे। 1818 में पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने 8 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देकर कानपुर के निकट विठूर में भेज दिया। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उसके पुत्र नाना साहब, जिसको ढूढू पंत भी बोला जाता है, उनको पेंशन देने से इनकार कर दिया। तो प्रतिशोध के रूप में नाना साहब ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सक्रिय हिस्सा लिया और जब दमन प्रक्रिया शुरू की गई अंग्रेजों द्वारा तो ये नेपाल भाग गए। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से हम ये फैक्ट्स को देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से आपको याद हो जाए। तो शिवाजी का जन्म जो था वो 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। यह शाहजी भोंसले के प्रथम पत्नी जो जीजाबाई थी उनके पुत्र थे। इन्होंने शाहजी ने 2 शादी की थी, एक तुकाराम मोहिते नामक अगली एक और स्त्री से शादी की थी और जिसके कारण जो जीजाबाई थी उनसे अलग रहती थी। और इनका जो लालन पालन था वो इनके दादाजी कोंडदेव और जो जीजाबाई के जो गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास उनकी देखरेख में हुआ था, जिन्होंने इन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया था। और इन्होंने जो सेना और शासन संबंधी जो दीक्षा थी वो अपने दादाजी कोंडदेव से पाई थी। 12 वर्ष की अल्पायु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की और उन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में 1646 में कुछ मावली लोगों का दल बनाकर तोरण के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायपुर और चाकन के किले भी छीन लिए। अब शिवाजी का दमन करने के लिए जो बीजापुर का सुल्तान था उसने 1659 को अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने संधि वार्ता के दौरान इन पे तलवार से हमला करने की कोशिश की तो शिवाजी ने उसका वध कर दिया बगनखे से। उसके बाद औरंगजेब ने 1663 में दक्कन का जो वायसराय था शाइस्ता खान उसको शिवाजी के दमन के लिए नियुक्त किया, जिसने शिवाजी के जो केंद्र स्थल था पूना उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन शिवाजी ने रात में हमला करके उसको परास्त किया और शाइस्ता खान को अपना एक पुत्र गंवाना पड़ा, साथ में 3 हाथ की 3 उंगलियां गंवानी पड़ी। इसका 1664 में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा। उसके बाद जब औरंगजेब पूरा परेशान हो गया तो उसने आमेर का राजा जो था राजा जय सिंह और दिलेर खान को शिवाजी पर नियंत्रण पाने के लिए भेजा। तो मुग़ल सेना ने काफ़ी सारे किलों को अधिकृत कर लिया। तो विवश होकर शिवाजी को राजा जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी 1665 में। अब इसकी शर्तें क्या थी? शर्तें थी इसमें कि 35 दुर्ग में से 23 दुर्ग शिवाजी को मुग़लों को सौंपने थे और 12 अपने पास रखने थे। अपने बड़े पुत्र को मुग़ल दरबार में 5000 मनसबदार बनाना था और खुद आगरा दरबार में उपस्थित होना था। जय सिंह ने ऐसा बोला था कि उनको दक्कन का सूबेदार बना दिया जाएगा।
तो जिसके वजह से शिवाजी तैयार। जब शिवाजी 1666 में जब शाही दरबार में आगरा में उपस्थित हुए तो उनके साथ थर्ड क्लास मनसबदार के जैसा व्यवहार किया गया और उनको नज़रबंद भी कर लिया गया। लेकिन वो अपने पुत्र के साथ वहाँ से छिप के भाग गए और अपने मतलब महाराष्ट्र पहुँच गए। तो 1667 में और विवश होकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर प्रदान की। 1670 में शिवाजी ने जो मुग़ल की अधीनता में जितने भी किले गए थे उन सबको जीत लिया और उसके बाद उन्होंने 1670 में सूरत को दोबारा भी लूटा। 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। तो शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई। उनके मृत्यु के समय में जो इनका साम्राज्य था वो बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक पर समस्त पश्चिम कर्नाटक तक विस्तृत था। संभाजी जो इनके शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे उन्होंने 1680 से 89 तक शासन किया, लेकिन उनमें कर्मठता, अपने पिता की तरह कर्मठता और दृढ़ संकल्प का अभाव था। तो उन्होंने एक ब्राह्मण मंत्री को भी नियुक्त किया था जिसका नाम कवि कलश था। इन्होंने औरंगजेब के जो विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी थी, जिसकी वजह से इनको औरंगजेब का कहर झेलना पड़ा और मुकर्रब खान के नेतृत्व में मुग़ल सेना ने जब आक्रमण करके इनको पराजित करके इनको और कवि कलश दोनों को मार दिया। ये युद्ध जो है संगमेश्वर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। संभाजी और यशुबाई के पुत्र जो शाहू हैं उनको औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निशान ने अपने पुत्र की भांति पाला था, इसलिए शाहू औरंगजेब के श्रेष्ठ नातियों में से एक माना जाता है। इधर मराठों ने राजाराम के नेतृत्व में मुग़लों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा था। रायगढ़ पर मुग़ल आधिपत्य स्थापित होने के बाद जो राजाराम थे वो कर्नाटक के जिंजी किले में भाग गए और वहीं से उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध स्वतंत्रता का युद्ध का नेतृत्व किया। राजाराम ने 1689 से 1700 तक शाहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया, मगर वह सिंहासन पर नहीं बैठा। 1689 से 1707 तक जो चलने वाला जो मराठा मुग़ल जो युद्ध था, मराठा स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा जो थी ताराबाई, उसने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठाया और संघर्ष को जारी रखा। औरंगजेब का जो पुत्र था आजम शाह, उसने 1707 में जुल्फ़िकार खान के परामर्श से शाहू, जो कि 17 वर्ष से अधिक समय तक औरंगजेब की कैद में था, उसको आज़ाद कर दिया, उसको महाराष्ट्र भेज दिया और उसको मराठा राजा भी मान लिया। तो ताराबाई ने तो अपने पुत्र को ये राजा घोषित कर दिया था। तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ और जिसमें शाहू ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए उन्होंने उसके जो सेनापति थे धनाजी यादव, उनको अपने तरफ ले लिया और जो ये खेद नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था उसमें ताराबाई पराजित हुई। शाहू का जो राज्याभिषेक था वो 1708 ईस्वी में हुआ। शाहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार जो हुआ बहुत ज़्यादा हुआ और ये दक्षिणी ने उत्तर भारत में प्रवेश करके भारत की सबसे बड़ी शक्ति हो गए। जो 1731 में जो वारणा की संधि में संभाजी द्वितीय को में जो है कोल्हापुर की गद्दी का उत्तराधिकारी मान लिया गया और जो कोल्हापुर था वो दक्षिणी मराठा संघ कहलाता था। शाहू की मृत्यु जो हुई वो 1749 में हुई। शासन प्रणाली के बारे में मैंने बताया था कि जो मराठी की प्रशासनिक प्रणाली प्रायः महमूद गवाह द्वारा बहमनी और मलिक अंबर द्वारा अहमदनगर पर लागू की गई पद्धति पर आधारित था और जिस पे थोड़ा सा मुग़ल प्रभाव भी था। ठीक है। जो मराठा राज्य को स्वराज या मुल्क एक कदीम कहा जाता था। जो अप्रत्यक्ष मराठा प्रभाव वाले क्षेत्रों से चौथ नमक कर वसूला जाता था। शिवाजी के काल में जो साम्राज्य था वो 4 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को महल या सूबा कहा जाता था। जो प्रांत थे वो परगनों में डिवाइडेड थे और जो परगना थे वो तरफों में डिवाइडेड थे और पर तरफ जो थे वो मौजों में डिवाइडेड थे। जो पदाधिकारी थे, जो मंत्री परिषद थी वो अष्टप्रधान कही जाती थी। उसमें 8 पदाधिकारी थे जिसमें पेशवा था, उसमें मजमुआदार था जो वित्त का प्रधान था और पेशवा प्रधानमंत्री था, मजमुआदार वित्त का प्रधान था, सर नौबत सैनिक कार्य देखता था, दबीर सुबंध विदेशिक मामले देखता था, सरनवीस या सचिव पत्र व्यवहार देखता था, सेनापति सेना का प्रधान था, पंडित राव या धनाध्यक्ष ये पुरोहित था और उसके बाद जो न्यायाधीश शास्त्री था ये हिंदू न्याय व्यवस्था न्याय की व्याख्या करता था। जो भूमि का जो मापन होता था वो काठी और मुट्ठी में किया जाता था। 20 वर्ग काठी का 1 बीघा और 120 बीघा का 1 छावर होता था। तो जो टैक्स था वो पहले 30% था, बाद में 40% कर दिया गया भूमि कर का। तो करों की वसूली नकदी होती थी, नकदी वसूली की जाती थी, कैश मतलब वसूल किया जाता था।
और जो है ये भूमि पर मराठा शासकों का अधिकार माना जाता था। तो भूमि कर के अलावा जो था वो राज्य की आय का हिस्सा था। एक तो युद्ध में लूटा हुआ धन था, और चौथ एवं सर्वदेशमुखी। चौथ जो था वो 1/4 था भूमि कर का, और यह उस क्षेत्र से वसूला जाता था जहाँ पे मराठा आक्रमण की पूर्ण संभावना होती थी। और सरदेशमुखी जो था वो मराठा राजा को उसके देश स्वामी होने का के नाते दिया जाता था। और ये जो था ये उन क्षेत्रों पर लगाया जाता था जहाँ पे जो मराठा राज्य के बाहर थे और जिन्हें विजय द्वारा राज्य के कब्जे में ले लिया गया था। सरदेशमुखी जो था वो 10% था भूमि कर का। शिवाजी ने क्या किया कि एक एक स्थायी परमानेंट एक आर्मी रखने की परंपरा आरंभ की, जिसमें 40,000 घुड़सवार सैनिक थे और 10,000 पैदल सैनिक थे। शिवाजी ने पश्चिम तटवर्ती प्रदेश के मावली लोगों के सहयोग से एक लड़ाकू दस्ता भी तैयार किया था। उस समय वो जो घुड़सवार सेना थे उसमें उसके दो भाग थे, एक तो बारगी, एक सिलाधार। बारगी को राज्य द्वारा सैनिक साज सामान मिलता था, जबकि सिलाधारों को उसका प्रबंध स्वयं करना होता था। इसके लिए राज्य द्वारा उन्हें वेतन के बदले एक निश्चित धनराशि दी जाती थी। सेना की जो सबसे छोटी इकाई थी वो 25 सैनिकों की थी, जिसका नेता हवलदार था। निजी सैनिकों का नेता नायक होता था। तो और शिवाजी ने अपने सेना में सभी संप्रदाय के लोगों को स्थान दिया था। इसके बाद पेशवाओं के काल के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था कि 1713 में शाहू द्वारा बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा नियुक्त किया गया था। वह मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है, और यह 1720 तक पेशवा रहा। और इसने जो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा नौसेना के अध्यक्ष जो थे कान्होजी अंगोरिया को ताराबाई के गुट से तोड़कर साहू के नेतृत्व वाले उत्तरी मराठा संघ में सम्मिलित कर लिया था। पेशवा की अगुवाई में मुगल प्रतिनिधि हुसैन अली के साथ 1715 में एक संधि हुई, जिसके अनुसार मराठों को दक्षिण स्थित कुछ मुगल प्रांतों से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। इन प्रांतों की संख्या 6 थी। बालाजी विश्वनाथ का जो पुत्र था बाजीराव प्रथम, उसको 20 वर्ष की अवस्था में वो पेशवा नियुक्त हुआ, और वह सर्वश्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुआ। वो 1720 से 1740 तक पेशवा रहा, और इसके काल में जो है मराठा साम्राज्यवाद जो है वो अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गया। 1723 में ये जो संपूर्ण मालवा क्षेत्र गुजरात पर मराठा आधिपत्य हो गया, और मराठों के जो आक्रमण थे वो दिल्ली तक होने लगे। मुगल शासन के लिए इसने ऐसा बोला था कि हमें इस जर्जर तने के वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो खुद ही गिर जाएंगी। और ये जो मस्तानी नामक एक मुस्लिम स्त्री थी, उसके साथ प्रेम संबंध के कारण भी काफ़ी चर्चित हुए। 1740 में इनकी मृत्यु नर्मदा नदी के तट पर हो गई। तो बाजीराव की मृत्यु के बाद शाहू ने 18 वर्षीय पुत्र बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब भी कहा जाता है, को पेशवा नियुक्त किया था। 1752 में तक मराठे अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। मुगल बादशाह उसके हाथ की कठपुतली बन गए। वे संपूर्ण भारत से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने लगे। और ये जो बालाजी बाजीराव थे वे 1740 से 1761 तक पेशवा रहे। जो अपनी मृत्यु के पहले 1749 में शाहू ने एक वसीयत बनाई थी, जिसके अनुसार मराठा प्रशासन की संपूर्ण शक्ति पेशवा को दे दी गई, और इसके बदले में यह मांग की गई थी कि वे कोल्हापुर की स्वतंत्रता एवं ताराबाई की नीतियों की सुरक्षा करते रहेंगे। नाना साहब ने मराठा सैन्य क्षमता में वृद्धि के लिए हजारों की संख्या में राजपूत, बुंदेला और अफगान सिपाहियों की भर्ती की थी। सत्रह में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को रोकने के लिए मराठे और मुगलों के बीच में एक संधि हुई, और जिसके बदले में पेशवा को आगरा और अजमेर की सूबेदारी तथा 50 लाख रुपया देना तय हुआ। अब्दाली और मराठा सेना का सामना जो है वो 17 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में हुआ, जिसको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बोला जाता है। पानीपत की तीसरा युद्ध, जिसमें मराठा सेना बुरी तरह पराजित हुई, और विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ नामक अनेक नेता जो थे, मराठा नेता सेनापति जो है वो मारे गए। पेशवा बालाजी बाजीराव जो थे वो भी जो मदद के लिए आ रहे थे, वो भी ये समाचार सुन के वो भी 1761 में मर गए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध है उसने यह निर्णय नहीं किया कि भारत में कौन राज्य करेगा, बल्कि यह निर्णय किया कि भारत में कौन राज्य नहीं करेगा। महाजी सिंधिया
और अंग्रेज प्रतिनिधि जो डेविड एंडरसन है उसके बीच एक संधि हुई थी जिसको सालबाई की संधि कहा जाता है। इसके अनुसार मराठा संघ के विभिन्न सरदार पेशवा की आज्ञा के बिना ही स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। अनेक प्रमुख मराठा सरदारों ने अर्ध स्वतंत्र राज्य कायम कर लिए, जिसमें प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया। 1818 में पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष पेंशन देके विठूर भेज दिया, कानपुर के जो निकट है। और इसकी मृत्यु के बाद जो इसके बाजीराव द्वितीय के जो पुत्र थे नाना साहब, जिसे धुधु पंत भी कहा जाता है, उसको पेंशन देने से अंग्रेजों ने मना कर दिया। तो इन्होंने 1857 विद्रोह में सक्रिय हिस्सा लिया और अंग्रेज ने जब दमन की नीति शुरू की तो नाना साहब जो थे वो नेपाल भाग गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आज का। तो और जाते जाते मैं इंग्लिश के जो हमारे 5 शब्द है वो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ताकि आपको वो शब्द भी दोबारा एक बार देखने से आपके ध्यान में रहेंगे। पहला शब्द है इलीगल। इलीगल का अर्थ होता है गैर कानूनी। ए कॉन्ट्ररी टू और फॉरबिडन बाय लॉ, अनलॉफुल। सेंटेंस में नहीं बोलता हूँ। दूसरा शब्द है इमेंस। इमेंस का अर्थ होता है बहुत विशाल या अत्यधिक। तीसरा शब्द था इंसिडेंट। इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना, इवेंट। चौथा शब्द है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का अर्थ होता है अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। पांचवा शब्द था इमीडिएट। इमीडिएट का अर्थ होता है तत्काल, अकरिंग और डन एट वंस, इंस्टेंट। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे सुधार की ज़रूरत कहाँ पे है, ताकि मैं वो सुधार करने की पूरी कोशिश करूँ। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में लिख के बताइए कि इस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के दूं। तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा आपका वो उस विषय पे वीडियो बनाने का। तो मैं आपसे अब आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।